नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी ऑन टिप्स के इस ब्यूटीफुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपको बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट, चाहे वो जूलॉजी हो, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे वो क्लास 11th हो, चाहे वो क्लास 12th हो, एकदम फ्री में मिल रही है। आप सभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइएगा और बहुत मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेक्चर नंबर 3 है ये। लेक्चर नंबर 3 है ये वन शॉट एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज का। और चैप्टर हमारा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यानी कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसके 2 लेक्चर हमने क्वालिटी के साथ समाप्त किए, जिसके अंदर जो है हमने पहले लेक्चर के अंदर घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव को जाना कि कैसे हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीव यूज होते हैं। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने इंडस्ट्री के अंदर सूक्ष्म जीवों को जाना, जिसके अंदर हमने मादक पेय पदार्थों और प्रतिजैविक के बारे में क्वालिटी के साथ अध्ययन किया। मादक पेय और प्रतिजैविक के बारे में क्वालिटी के साथ अध्ययन किया और मैंने बताया भी था कि नीट का फेवरेट सवाल क्या है। यस, आप अभी आए हैं इस लेक्चर के अंदर नए, तो पहले आप उन 2 लेक्चर को अच्छे से क्वालिटी से खत्म करके आइए। यस, आराम से आप जितनी स्पीड में चाहे 2x करो, चाहे 1.5x में देखो, आपकी जैसी इच्छा है वो देखो, लेकिन उसको खत्म करके आओ ताकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो। यस, आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो नीट का, वो इस चैप्टर के अंदर वो इस चैप्टर के अंदर नीट का सबसे फेवरेट है। वो इस चैप्टर के अंदर नीट का सबसे फेवरेट है आज का टॉपिक। और नीट 2025 के अंदर अगर मैं कहूँ, नीट 2025 के अंदर भी अगर मैं कहूँ, तो सवाल यहाँ से टपकने वाला है। सवाल यहाँ से लोडिंग है। सवाल लोडिंग लिखेंगे दोस्त, सवाल लोडिंग। नीट 2025 का सवाल लोड होने वाला है और वो इसी चैप्टर के इसी टॉपिक से लोड होने वाला है। यस, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं नीट के अंदर। आइए इस टॉपिक को क्वालिटी के साथ अध्ययन करते हैं विद एनसीईआरटी हाईलाइट। सबसे पहले टॉपिक का नाम देखते हैं, रसायन, एंजाइम और अन्य जैव सक्रिय अणु। इसका कहने का मतलब है कि ऐसे कुछ रसायन होंगे जो सूक्ष्म जीव उत्पन्न करेंगे। ऐसे कुछ रसायन होंगे जो सूक्ष्म जीव उत्पन्न करेंगे और वो हमारे लिए या किसी भी तरह से वो ह्यूमन के हेल्प करेंगे या ह्यूमन के अंदर वेलफेयर है, कल्याण में, ह्यूमन वेलफेयर में वो यूज होंगे, मानव के कल्याण में उपयोग होंगे। दूसरा है एंजाइम। इसका मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा कुछ एंजाइम भी उत्पन्न हो सकते हैं जो कि ह्यूमन के वेलफेयर में आएंगे, मानव के कल्याण में यूज होंगे। कुछ जैव सक्रिय अणु जो हैं वो भी सूक्ष्म जीव स्त्रावित कर सकते हैं जो ह्यूमन के वेलफेयर या मानव के कल्याण में यूज होंगे। अब अपने को यही चीज देखनी है कि कौन कौन से रसायन हैं, कौन कौन से एंजाइम हैं और कौन कौन से जैव सक्रिय अणु हैं जो बैक्टीरिया द्वारा या सूक्ष्म जीव द्वारा या कवक द्वारा या कोई भी छोटे ऑर्गेनिज्म या छोटे जीव द्वारा, सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न होंगे। आइए उनके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी की से ही स्टार्ट करेंगे। कुछ विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल और एंजाइम आदि के व्यावसायिक एवं औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। जैसे कि कुछ रसायन है, आपको अगर कार्बोनिक एसिड बनाना है, आपको अल्कोहल बनाना है, आपको कुछ एंजाइम है उनका व्यावसायिक उत्पादन करना है। व्यावसायिक उत्पादन मतलब बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यापार में जाए वो चीजें बड़े पैमाने पे, तो वहां पे सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। वहां पे सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। यस, आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और यहां से नीट के फेवरेट स्टार्ट हो जाते हैं। आइए बात करते हैं अम्लीय उत्पादकों के उदाहरण। आइए, सिट्रिक एसिड सबसे पहले आता है। सिट्रिक एसिड अच्छे से लिखेंगे इसको। सिट्रिक एसिड एक प्रकार का अम्ल है। सिट्रिक एसिड एक प्रकार का क्या है? अम्ल है। यस, इसका जो उत्पादन होगा वो एक कवक के द्वारा होगा जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर बेसिकली एक कवक है, फंजाई है। एक कवक है, एक फंजाई है जो सिट्रिक एसिड का उत्पादन करेगी। याद रहेगा क्या दोस्त? याद रहेगा क्या दोस्त? सिट्रिक अम्ल है, एक रसायन है जिसका उत्पादन जो है एस्परजिलस नाइगर नामक कवक से किया जाता है।
क्या मेरी बात आपके ज़हन में घुस रही है? अब इसके अंदर तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसके अंदर आपको याद ही रखना पड़ेगा, कहीं-कहीं ट्रिक के काम आएगी, वो भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर है, जो एक प्रकार का कवक है। दूसरा एसिटिक एसिड, दूसरा है एसिटिक एसिड जो है एसिटोबैक्टर एसिटाई, जो कि एक प्रकार का जीवाणु है। अब यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अम्ल आपका एसिटिक है और इस नाम के अंदर एसिटिक एसिटिक यूज आ रहा है। देखो एसिटिक एसिड है तो एसिटोबैक्टर एसिटाई, ऐसी नाम आ गया 2-3 बार तो। देखो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कब होगी? जब नाम और उस उत्पादक का नाम अलग अलग होगा, मिचमैच होगा, तब दिक्कत आएगी। अब यहाँ तो अगर आपसे पूछे एसिटिक एसिड का उत्पादन कौन करेगा और ऑप्शन के अंदर आप देखोगे तो आपको सीधा ही उत्तर मिल जाएगा एसिटोबैक्टर एसिटाई। इससे मिलता जुलता नाम रहेगा तो आप जो ऑप्शन है उसके अंदर सीधा ही टिक कर दोगे कि एसिटिक एसिड कौन करता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई। बस ये चीज पता होनी चाहिए कि ये एक प्रकार का जीवाणु है, ये एक प्रकार का जीवाणु है। जबकि सिट्रिक एसिड जो है उसका उत्पादन करता था एस्परजिलस नाइगर, जो कि एक प्रकार का कवक था। क्या मेरी बात जहन में घुसी? उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर देखें हम, सिट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, अब आता है ब्यूट्रिक एसिड। अब आता है ब्यूट्रिक एसिड, तो इसका उत्पादन करेगा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। अब इसमें भी दिक्कत नहीं है क्योंकि ब्यूट्रिक एसिड है और ब्यूटाइलिकम नाम आ रहा है, ब्यूट्रिक एसिड है और ब्यूटाइलिकम नाम आ रहा है। इसका मतलब यहां भी दिक्कत नहीं है, ऑप्शन देके कर लेंगे। यहां भी दिक्कत नहीं है, ऑप्शन देके कर लेंगे। बस याद रखना है ये भी एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है। उसके बाद लास्ट जो है वो लैक्टिक एसिड है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लैक्टोबैसिलस, या इसका एक और नाम पढ़ा था LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसका मतलब अम्ल उत्पादन के जो 4 उदाहरण हैं कौन कौन से, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। इन चारों में से अगर मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो हमको एक ही याद रखना है। अगर मैं चारों में से इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं तो अपने को याद क्या रखना है, केवल एक याद रखना है, और वो है आपका सिट्रिक अम्ल, वो है आपका सिट्रिक अम्ल। क्योंकि ये एक ही अलग है, क्योंकि ये एक अलग कैसे, देखो एक तो सिट्रिक एसिड का उत्पादन कर रहा है एस्परजिलस नाइगर, जो एक प्रकार का कवक है, और बाकी जो तीन है उसका उत्पादन जीवाणु ही कर रहा है। देखो जीवाणु, ये भी जीवाणु, और ये लैक्टोबैसिलस भी एक प्रकार का जीवाणु है। इसका मतलब अलग कौन है, जो अलग है उसको याद रखो ना, जो अलग है उसको याद रखो। तो सिट्रिक एसिड का याद रखना है आपको, एस्परजिलस नाइगर है और एक प्रकार का कवक है। एसिटिक एसिड का ऑप्शन देके लगाओगे, एसिटोबैक्टर एसिटाई है, जीवाणु है बाकी तीन। तो ब्यूट्रिक एसिड का आप क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम होगा, सीधे सीधा ऑप्शन देके ब्यूट्रिक है तो ब्यूटाइलिकम आएगा ऑप्शन के अंदर। ऐसा तो है नहीं क्लोस्ट्रिडियम दे दिए सिर्फ, सारा नाम आएगा पूरा पूरा कंप्लीट। लैक्टिक एसिड है तो लैक्टोबैसिलस, ये तो सबको याद है, बच्चे बच्चे को याद है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिट्रिक एसिड का याद रखना है एस्परजिलस नाइगर, जो एक प्रकार का कवक है। मेरे ख्याल से अम्ल उत्पादन के जो भी रसायन है वो आपके जहन में बहुत अच्छे तरीके से घुसे, और आपको ट्रिक भी मिल गई है कि इसको कैसे कंप्लीट करना है, आपको ट्रिक भी मिल गई है कि आपको इसको कैसे याद रखना है, कैसे क्या करना है। यस। अब यहाँ से एक भी सवाल नीट के अंदर अगर यहाँ से आता है, खूब सारे क्वेश्चन PYQs यहाँ से पूछे गए 4 लाइनों से, इन 4 लाइनों से खूब सारे PYQs पूछे गए। तो अभी अगर आपको नीट के अंदर इस इतनी लाइनों में से सवाल आएगा तो दिक्कत नहीं आएगी, ये तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ। चलो दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े। अब देखो ये तो कुछ अम्ल थे, ये तो अम्ल थे, हमने उदाहरण किया सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। उसके बाद अल्कोहल की बात करी, उसके बाद इसने अल्कोहल लिखा था नाम। अल्कोहल में अगर मैं बात करूं तो एथेनॉल आता है, और थोड़ा बहुत तो हम अल्कोहल के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि एथेनॉल अगर आप बनाओगे बड़े पैमाने पे तो उसके लिए हीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक प्रकार का कवक है। और सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, इस चैप्टर के अंदर ये तीसरी बार नाम आ गया। इस चैप्टर के अंदर सैकेरोमाइसिस सेरेविसिस का नाम तीसरी बार आया है। पहली बार आया था ब्रेड बनाने के अंदर, पहली बार आया था ब्रेड बनाने के अंदर, दूसरी बार आया था एथेनॉल के अंदर, और तीसरी बार भी वापस आया है एथेनॉल के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है, हमें पहले से ही पता है, एनसीईआरटी जी हमें ये चीज़ पहले से ही पता है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद एक और एंजाइम बहुत ही प्यारा, लाइपेज, एक और एंजाइम जिसका नाम लाइपेज, एक और एंजाइम जिसका नाम लाइपेज, एक एंजाइम जिसका नाम लाइपेज। इस लाइपेज का प्रयोग अपमार्जक संरूपण और धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में किया जाता है। आप जो है कपड़ों के ऊपर कुछ तेल के धब्बे होते हैं, कपड़ों के ऊपर जब तेल के धब्बे होते हैं उनको हटाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो है लाइपेज।
वो है लाइपेज, वो है लाइपेज। याद रहेगा क्या दोस्त? कोई भी बैक्टीरिया वगैरह का नाम दे नहीं रखा है तो आपको सिर्फ लाइपेज ही याद रखना है। याद रहेगा क्या दोस्त? लाइपेज का उपयोग किसमें किया जाएगा? अपमार्जक संरूपण में और धुलाई के अंदर, कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने के अंदर लाइपेज का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपने अवश्य देखा होगा कि आप बाजार से खरीद कर फल या रस की जो बोतल लाते हैं, उसका रस घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ दिखाई दे। बोतलों के अंदर अगर आप कोई भी ठंडा हो, कुछ भी हो, रस हो, है ना, फ्रूट वगैरह के कुछ जूस होते हैं, जो बोतलों के अंदर आप लेके आते हो, उसके अंदर वो एकदम स्वच्छ दिखाई देते हैं। उसके अंदर वो एकदम स्वच्छ दिखाई देते हैं, जबकि घर पे जब आप बनाते हो तो इतने वो स्वच्छ दिखाई नहीं देते। उसका एक कारण है, उसका एक कारण है कि उस बोतलों के अंदर डाला जाता है पैक्टिनेजिन और प्रोटीजेज। मेरे ख्याल से नीट 2025 का सवाल यहां से लोड हो सकता है। नीट 2025 का सवाल यहां से लोड हो सकता है और खूब सारे पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। पैक्टिनेजिन और प्रोटीजेज नाम भी थोड़े इस प्रकार के हैं कि सवाल बनने की संभावना 80% तो है। पैक्टिनेजीज और प्रोटीजेज जो है, उसके प्रयोग के कारण जो बोतल वाला रस है वो अधिक स्वच्छ और साफ दिखाई देता है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? याद रखना पड़ेगा दोस्त। नीट 2025 के अंदर, नीट 2025 के अंदर लोड हो सकता है। कंफर्म तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि पेपर मैं नहीं बनाता हूं। मैं सिर्फ संभावनाएं जता सकता हूं, मैं सिर्फ संभावनाएं जता सकता हूं और संभावना है कि पैक्टिनेजीज जो है और प्रोटीएजीज जो है, वो बोतल वाला रस जो है, जो हमको साफ दिखाई देता है, उसके अंदर ये डाला जाता है, इसलिए साफ दिखाई देता है। बोल दोस्त, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस। उसके बाद एक और चीज, एक और चीज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। चलो, इसी चैप्टर के अंदर एक और नाम आ गया है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, और एक आया था स्टेफिलोकोकस जीवाणु, जिसके ऊपर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कार्य किया था और एंटीबायोटिक की खोज का कारण बना था। सबसे पहले मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक पढ़ाया। अगर आपके पढ़ा हुआ है तो आपको अच्छे से याद है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे, जबकि यहाँ पे आया है स्ट्रेप्टोकोकस। यहाँ पे कौन सा आया है? स्ट्रेप्टोकोकस आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन का कारण बनेगा, कंफ्यूजन का कारण बनेगा। और नीट वाले ऐसे कंफ्यूजन करते हैं, नीट वाले ऐसे कंफ्यूजन करते हैं, 100% करते हैं, तो आपको याद रखना है। मैंने एक ट्रिक बताई थी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कार्य कर रहे थे और फ्लेमिंग में एफ आता है, तो वो स्टेफिलो पर कार्य कर रहे थे क्योंकि स्टेफिलो में एफ आता है। यस, नाम में एफ आता है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस है यहाँ पे। बस एक वो याद हो गया तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, एक प्रकार का ये स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो है आपका स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से मिलेगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है एक प्रकार का एंजाइम है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है जो आपको मिलेगा, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन, आनुवांशिकी इंजीनियर मतलब जेनेटिक का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा दोस्त? जेनेटिक्स का इस्तेमाल होगा। जेनेटिक्स के इस्तेमाल से इसको रूपांतरित किया जाएगा और इसका प्रयोग जो है उन रोगियों में रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने में, यानी कि थक्का स्फोटन के रूप में प्रयोग किया जाएगा, जो कि हृदय घात के अग्रग मायोकार्डियल इंफेक्शन से गुजरते हैं। मेरे ख्याल से नीट के सवाल तो यहीं से आएंगे भाई। क्या लाइनें हैं, क्या लाइनें हैं और क्या कॉन्सेप्ट है भाई। अब मैं बताऊं अगर आपको कि ऐसे रोगी जो हृदय घात जो होता है, हार्ट अटैक के जो रोगी हैं, हार्ट अटैक के जो रोगी हैं, है ना, जो अग्रग मायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजरते हैं, अग्रग मायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजरते हैं, उनके अंदर उनकी जो रक्त वाहिकाएं हैं, उनसे थक्का या क्लोट हटाने में उनकी वाहिकाओं के अंदर थक्का जम जाता है। दिक्कत ये है कि भाई बेसिकली थक्का कब जमता है? जब आपका खून बाहर निकलता है शरीर से, या कहीं भी आपको चोट आघात लगती है, जब खून निकलता है तब वहां थक्का जमता है। रक्त वाहिकाएं जब बहती हैं, अंदर तो थक्का नहीं जमता ना। अंदर अगर थक्का जम जाए तो दिक्कत हो जाए, अंदर थक्का जम जाए तो दिक्कत हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन रोगियों के अंदर रक्त वाहिकाओं से थक्का बन जाता है। तो अंदर थक्का हटाने के लिए जो है, यानी कि थक्का स्फोटन के रूप में जो है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग किया जाएगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस से मिलेगा।
किससे मिलेगा उसमें तो दिक्कत नहीं, क्योंकि स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम है और स्ट्रेप्टोकोकस है जीवाणु, बस यही दिक्कत नहीं, यहाँ तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि इसका कार्य क्या है। पहले तो इसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक्स से, सॉरी जेनेटिक्स नहीं, बायोटेक्नोलॉजी, मैंने पहले जेनेटिक्स बोला होगा शायद, मैंने पहले जेनेटिक बोला होगा, लेकिन माफी चाहता हूँ, बायोटेक का इस्तेमाल होगा, बायोटेक्नोलॉजी होगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब बायोटेक, बायोटेक में क्या होता है बेसिकली, जेनेटिक रूप से ही करते हो, लेकिन वो बायोटेक में आता है, वो बायोटेक में आता है ना। इसका रूपांतरण करेंगे, इसका रूपांतरण करेंगे, किसका रूपांतरण करेंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज का रूपांतरण करेंगे। और इसको जो है रूपांतरित करने के बाद किस में प्रयोग किया जाएगा, जो रोगी हृदय घात के अग्रग मायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजरेंगे, उनके अंदर जो रक्त वाहिकाएं हैं उसके अंदर थक्का नहीं जमने देना है, थक्का स्फोटन के रूप में थक्का हटाने के लिए, क्लोट हटाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाएगा स्ट्रेप्टोकाइनेज का। आंख बंद करके मेरे साथ बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से मिलेगा और इसका प्रयोग उन रोगियों के रक्त वाहिकाओं से रक्त का थक्का हटाने में, थक्का स्फोटन के रूप में उपयोग किया जाएगा, जो हृदय घात के अग्रग मायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजरते हैं। ये लाइन आप रट के रख लो, नीट के अंदर पूछे जाने की संभावना है, नीट के अंदर पूछे जाने की संभावना है, यस। और पूछी भी गई है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूछी गई, पीवाईक्यूज उठा के देख सकते हो, खूब सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए, यस। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी और एनर्जी के साथ ये चीज़ बताई। अब मेरे ख्याल से 2-4 लाइनें और बची हैं, उनको भी देख लेते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज वाला क्लियर होना चाहिए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, यहाँ पे लाइनें क्लियर होनी चाहिए। अब एक जैव सक्रिय अणु आया जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, एक जैव सक्रिय अणु आया जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक या इम्यूनोसप्रेसिव कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। इसका उत्पादन करेगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से किया जाएगा। इंपॉर्टेंट टाइम, पहले इसको समझते हैं। पहले तो आप जीव का नाम याद रख लो, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कहते हैं शायद इसको, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कवक है एक प्रकार का। ट्राइकोडर्मा नाम आते ही आपको समझना है कवक है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा कवक का उदाहरण है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बोला है इसीलिए जो आपका जैव सक्रिय अणु बन रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नाम रिलेट कर रहा है, देख सकते हो आप। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, लास्ट में क्या आया, स्पोरम, और इसमें लास्ट में क्या आया, साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन नाम रिलेट कर रहा है तो नाम याद करने में दिक्कत नहीं है, नाम रिलेट कर रहा है तो दिक्कत नहीं है। याद ये रखना है कि ये एक प्रकार का कवक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जिसने बनाया साइक्लोस्पोरिन ए, जिसने बनाया साइक्लोस्पोरिन ए। अब इसका यूज क्या है वो इंपॉर्टेंट है, इसका यूज क्या है वो इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक रोगी है, अंग प्रतिरोपण का मतलब क्या होता है, ऑर्गन चेंज करना। अब देखो मैं इस चीज को अच्छे से समझाता हूं। ये मेरा एक रोगी है, ये मेरा एक रोगी है जिसकी किडनी फेल हो गई, ये मेरा एक रोगी है जिसकी किडनी फेल हो गई। मैंने एक दाता से किडनी ली, किसी एक व्यक्ति को किडनी डोनर बनाया कि भाई प्लीज किडनी दे दो, मेरे को भी जीवन जीना है। ये भाई राजी हो गया, इसको कुछ पैसे मिल गए किडनी के, और ये जब किडनी देने लगा तो पहले तो मैच वैच हुआ, हाँ भाई किडनी दे दो। तो जैसे ही हम दूसरे की किडनी लगाएंगे, जैसे ही हम किसी दूसरे व्यक्ति की किडनी इस रोगी में लगाने जाएंगे, तो इस रोगी का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इस रोगी का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो इस किडनी को अस्वीकार करेगा, वो इसको लगाने ही नहीं देगा, वो इसको अस्वीकार कर देगा। इसको पता है इसके प्रतिरक्षा तंत्र को, ये मेरी किडनी नहीं है, ये मेरी किडनी नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसका प्रतिरक्षा तंत्र विरोध करेगा, इस अंग का प्रतिरोपण करने नहीं देगा, विरोध करेगा। अब उस विरोध से बचाना है, उस विरोध से या उस रोध से हमको बचाना है, तो हम क्या करेंगे, जब अंग प्रतिरोपण करेंगे तब हम साइक्लोस्पोरिन ए का इस्तेमाल करेंगे। याद रहे, देखिए साइक्लोस्पोरिन ए है जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा को निरोधक या इम्यूनोसप्रेसिव कारक के रूप में, जो आपकी प्रतिरक्षा है उसको निरोधक कर दो, रोक दो, सप्रेस कर दो, यानी जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसका निरोधक कर देगा। ये कौन, साइक्लोस्पोरिन ए आपकी प्रतिरक्षा तंत्र का निरोधक कर देगा, रोक देगा, सप्रेसिव कर देगा। उसके बाद आप आराम से अंग का प्रतिरोपण कर दो, अंग को चेंज कर दो, अंग को बदल डालो, अंग को बदल डालो, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो बदलने ही नहीं देगा इम्यून सिस्टम, लेकिन रोकना पड़ेगा। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यून सिस्टम को रोकेगा, सप्रेसिव करेगा, तब तक आप आराम से जो है वो अंग का प्रतिरोपण कर सकते हो। तो ये चीज थी
किसने उत्पादन किया? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कवक ने। इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट था भाई, ये भी इंपॉर्टेंट था नीट के पॉइंट ऑफ व्यूज, ये भी नीट के पॉइंट ऑफ व्यूज इंपॉर्टेंट था। अब जो है एक और इंपॉर्टेंट है, वो है मोनोस्कस परप्यूरियस हीस्ट। हीस्ट एक प्रकार का कवक है, तो ये भी एक प्रकार का कवक है। मोनोस्कस परप्यूरियस जो है, उस हीस्ट से उत्पन्न होता है स्टेटिन। कौन उत्पन्न होता है दोस्त? स्टेटिन उत्पन्न होता है। और इस स्टेटिन का उपयोग जो है व्यापारिक स्तर पर यानी बिजनेस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। ब्लड के अंदर क्या होता है दोस्त? कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा जम जाता है तो वो दिक्कत करता है। तो उस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किसका उपयोग होगा? स्टेटिन का उपयोग होगा, और उसका उत्पादन करेगा मोनोस्कस परप्यूरियस हीस्ट द्वारा। रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने के वाले कारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम स्पर्धा संदमन या निरोधन की तरह क्रिया करते हैं। ये लाइन आपको थोड़ी अटपटी लग रही, लेकिन ये नीट की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे नीट के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यहाँ पे जब कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम स्पर्धा संदमन, ये याद रखना, स्पर्धा संदमन या स्पर्धा निरोधक की तरह क्रिया करेंगे ये एंजाइम। बस आपको इतना ही याद रखना है। टूटा फूटा भी याद रखो तो सिर्फ उस पर दा संदमन याद रखना। टूटा फूटा भी अगर आप याद रखो, क्योंकि अब समझने का समय है नहीं, अब याद रखने का समय है, तो टूटा फूटा याद रखोगे तो आप इसका एंजाइम जो रिएक्शन होती है वो स्पर्धा संदमन याद रखना। आपको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कुछ भी आ जाए इस चैप्टर से अगर आपको पूछे तो स्पर्धा निरोधन या स्पर्धा संदमन याद रखना। स्पर्धा संदमन या स्पर्धा निरोधन याद रखना है। आज समय हो चुका है, 21 मिनट का ये लेक्चर रहा है। बहुत ही क्वालिटी के साथ मैंने जो है वो जैव सक्रिय अणु को क्लियर किया। बहुत ही क्वालिटी के साथ जैव सक्रिय अणु एंजाइम को भी, रसायन को भी और जैव सक्रिय अणु को भी बहुत तगड़े तरीके से क्लियर किया। मेरे ख्याल से तो नीट का सवाल इसी टॉपिक में से उठेगा, इसी क्लास में से उठेगा, लिख के ले लो। नीट का सवाल इसी क्लास में से उठेगा, अगर उठ गया तो लिख के ले लो, इससे बाहर नहीं जाएगा। भले ही आप कहीं पे भी कोचिंग करो, कहीं पे भी ऑफलाइन ऑनलाइन जहां भी आप चाहो, लेकिन अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं और इस पैराग्राफ से अगर सवाल नीट का उठता है तो वो इसी क्लास से उठेगा। ये मेरी कंफर्म गारंटी है और एनसीईआरटी की भी गारंटी है। अब ये जो लाइन है ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि समय हो चुका है अभी। और अगर आप चाहते हैं कि इसको, हालांकि याद रखना है स्पर्धा संदमन, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको डिटेल में थोड़ा बहुत तो बताओ, हमको समझाओ, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसको समझा दूंगा। अगर आप कमेंट कर देना कि ये चीज़ हमें समझनी है तो नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने के अंदर, ठीक है, दूसरे टॉपिक में थोड़ा घुसना पड़ेगा, इसलिए तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अगर आप चाहते हो तो मैं अच्छे से समझा दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि हम स्पर्धा संदमन नाम याद रख लेंगे तो आप याद रख लेना। अब अगली जो क्लास होने वाली है वो भी बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, नीट के सवाल वहां से भी बनते हैं, और उसका नाम है वायुतमल उपचार में सूक्ष्म जीव। अब तक हमने घरेलू उत्पाद में पढ़ लिया और उद्योगों के उत्पाद में पढ़ लिया। यस, अब आएंगे वायुतमल के उपचार में। जो सीवेज है, जो वायुतमल है, वेस्टेज है, उसके उपचार में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हेल्प करते हैं, उसके बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजा भी आएगा पढ़ने का। आज के लिए इतना काफी। आज का जो लेक्चर है हमने क्वालिटी के साथ बहुत कुछ पढ़ लिया। आज हमने क्वालिटी के साथ बहुत कुछ पढ़ लिया। आशा करता हूं आपको सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो समझ में आई होगी। अगर आपको आज की क्लास, आज का लेक्चर अगर पसंद आया है तो कमेंट में जाना और अपना प्यार दिखा देना, अपना सपोर्ट दिखा देना, और कमेंट के अंदर दिल बरसा देना, आग लगा देना, जो आपकी इच्छा है। डाउट हो तो भी कमेंट में छोड़ देना। आराम से क्वालिटी के साथ अपन डाउट को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यस, उसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होगा और वैसे ही अपन पीवाईक्यूज का एक वीडियो ले आएंगे, ताकि नीट के अंदर आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो। तो आशा करता हूं आपको बहुत लेक्चर अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना अगर पसंद आया है तो। और चलते हैं, आज का लेक्चर यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ आएंगे, जोश और एनर्जी के साथ आएंगे, और क्वालिटी के साथ उसको भी खत्म करके जाएंगे। थैंक यू सो मच, यहां तक बने रहे, और बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।